हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है सीडीपी के जो है टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं। कथन कारण कूट वाले जो क्वेश्चंस है इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कथन कारण से यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। सबसे पहले देखिए कथन दिया गया है कि बाल विकास में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के रूप में परिवार की जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये हमारा कथन दिया हुआ है। कारण इसमें यहाँ पर दिया है, परिवार से ही बच्चा भाषा के और जीवन के मूल्य, नैतिक मान्यताएं तथा सामाजिक व्यवहार का जो प्राथमिक पाठ है वो सीखता है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया है कथन कारण दोनों सही लेकिन ये जो है सही व्याख्या नहीं करता। अगला है कथन सही है कारण गलत है, और यहाँ पर दोनों ही गलत है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, खुद भी जो है जवाब देने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, और जो कारण है कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है। उदाहरण से यहाँ पर व्याख्या समझिए। परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। बच्चा सबसे पहले परिवार के संप्रेषण, आचरण और जो मूल्यों को आत्मसात करके सामाजिक विकास का शुरुआत यहीं से करता है। मतलब जो बच्चा है जो चीजें जो सीखता है सबसे पहले किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, अपने घर के लोगों से सीखता है। तो इसी कारण से हमारा कथन कारण यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, और आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कथन दिया है, एक शिक्षिका को कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक समस्या मान करके अनदेखा कर देना चाहिए, और इसका कारण है सभी बच्चों के सीखने की गति, रुचि और क्षमताएं बिल्कुल एक समान होती है। यहाँ पर कारण दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं पूरा जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कथन है और कारण ये दोनों पूरी तरीके से यहाँ पर गलत है। देख सकते हैं जो कथन दिया गया है और जो कारण दिया है पूरी तरीके से यहाँ पर दोनों हमारे गलत साबित होते हैं। चलिए समझिए इसको। कक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक है, और ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन होता है, न कि समस्या। और यहाँ पर क्या बोला गया था कि इसको जो है शिक्षा को क्या कर देना चाहिए? अनदेखा कर देना चाहिए। तो ऐसा जो है इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा चीज क्या बोला गया है? प्रत्येक जो बच्चा है उसके सीखने की जो गति और रुचि जो है भिन्न होती है, और यहाँ पर क्या दिया गया था? जो प्रत्येक बच्चा है उसके सीखने और जो रुचि है वो एक समान होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई बच्चा जो है जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से चीजों को समझता है। तो इसी कारण से आपका जो कथन है वो कारण यहाँ पर दोनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पुट वाला क्वेश्चन है। सत्य कथन की आपको यहाँ पर पहचान करना है। चलिए देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर कथन दिया है, विकास में जो भाषा है एक महत्वपूर्ण साधन या उपकरण के रूप में कार्य करती है। दूसरा दिया है, समीपस्थ विकास का चित्र यानी कि जेपीडी बच्चे के स्वयं के प्रदर्शन और किसी वयस्क की सहायता से किए गए प्रदर्शन के बीच का अंतर होता है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है, ढांचा जिसको क्या बोला जाता है? इसके फोल्डिंग बच्चे को दी जाने वाली एक स्थायी तथा अपरिवर्तनीय सहायता है। अब आपको इन तीनों कथनों में से बताना है, 1 2 3, इनमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो चलिए बताइए, खुद भी आप जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। उपयुक्त में से कौन से जो कथन है आपके सत्य हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2। इसमें आपके जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, लेकिन जो कथन 3 है ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए समझिए क्यों गलत है। तो चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है चिंतन का मुख्य साधन है, और जो जेपीडी है वास्तविक और संभावित विकास का क्षेत्र का यहाँ पर अंतर होता है। जो ढांचा है वो क्या होता है? अस्थायी होता है, और यहाँ पर क्या दिया था आपका? स्थायी दिया हुआ था। और अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बच्चा सीख जाता है तो इसको जो है धीरे धीरे हटा लिया जाता है। इसी कारण से ये आपका क्या हो जाता है? कथन 3 असत्य हो जाता है। जैसे कि हम जो है इसको जो है सिर्फ ढांचा इसलिए बोला जाता है, मान लो कोई जो बालक है अपना जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, और उसके कोई भी वयस्क व्यक्ति जो है मदद कर रहा है। जैसे ही शुरू में तो जो उसके जो परिवार वाले हैं उसको जो है साइकिल चलाने में मदद जो है करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख जाता है तो जो ढांचा है उसको हटा लिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है आपका? इसके फोल्डिंग जो है कहलाता है। आई होप आप चीजें यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन की आपको यहाँ पर पहचान करना है। क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष में बच्चा वस्तु स्थायित्व पूरी तरह समझ लेता है। अगला दिया है, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि 11 से ऊपर में बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होता है।
और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष में बच्चे में संरक्षण और वर्गीकरण का क्षमता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको जो है गलत लग रहा है, असत्य कथन की पहचान आपको इनमें तीनों में से करना है। तो चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो तीसरा हमारा जो कथन दिया गया है वो पूरी तरीके से आपका असत्य है। पहले और दूसरा जो कथन है यहाँ पर पूरी तरीके से सत्य होता है। वस्तु स्थायित्व क्या चीज होता है? वस्तु स्थायित्व मतलब होता है वस्तुओं का न रहने के बावजूद भी बच्चा उसके अस्तित्व को समझता है कि ये जो वस्तु अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है, इसी को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। और ये जो कथन 2 है वो पूर्वमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी आपका पूरी तरीके से यहाँ पर सही होता है। कथन 3 बस आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए गलत क्यों समझिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष में बच्चे में संरक्षण, विकेंद्रीकरण और वर्गीकरण के विकसित जो गुण है वो होते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, न कि उनका अभाव रहता है। और यहाँ पर क्या दिया गया था, अभाव दे दिया गया था, इसी कारण से गलत है। वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक अवस्था के अंत तक प्राप्त हो जाता है और 11 वर्ष के बाद अमूर्त जो चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो सामने जो चीजें नहीं है या कल्पनाएं करना वो जो है शुरू हो जाता है। तो इसी कारण से हमारा यहाँ पर चीजें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूट यहाँ पर दिया गया है, उसको आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है और कूट का सही प्रयोग आपको उत्तर चुनना हुआ है। इसी तरीके से सेम पैटर्न में आपके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो बिल्कुल आपको इनको जो है ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए सबसे पहले सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। एक तरफ जो है जो अधिगम जो क्षमताएं हो दिया गया है, दूसरे तरफ इसकी विशेषताएं दिया गया है। तो चलिए कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो इसी में मिलान कर लेते हैं। जो डिसलेक्सिया, इसको क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, पठन संबंधी जो विकार होते हैं, यानी कि पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है। दूसरा चीज है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया क्या चीज होता है, तो लिखने में जो भी कठिनाई होती है उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गणित गणनाओं में जो बच्चा जो कठिनाई का सामना करता है उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और एडीएचडी मतलब होता है अवधान केंद्रित करने में कमी की अति सक्रियता, यानी कि जो बच्चा है ध्यान लगाने में उसको जो है काफी ज्यादा परेशानी होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, एडीएचडी। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया था। तो इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है। और देखिए जो अब फिर से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में समस्या, डिसग्राफिया लिखने में समस्या, डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय समस्या, और एडीएचडी मतलब ध्यान न लगाना और अति सक्रियता, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता के संबंध में कौन सा जो कथन है आपको सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए पहला देखिए, ये केवल दिव्यांग बालकों के लिए एक अलग विशेष विद्यालय की वकालत करता है। दूसरा दिया गया है, ये कक्षा में विविधता को एक बाधा न मान करके एक समृद्ध संसाधन मानती है। और तीसरा है, ये बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र और लचीली पाठ्यक्रम में बल देती है। तीनों कथनों में से आपको, और अगला दिया है यहाँ पर चौथा कथन, ये सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद एक ही कक्षा में सीखने के समान अवसर देता है। अब इनमें से आपको बताने की कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 2, 3 और 4 ये आपका जो कथन है पूरी तरीके से सत्य है, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन जो पहला जो कथन है आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चलिए देखिए क्यों असत्य है। समावेशी जो शिक्षा है उसमें सभी प्रकार के बालकों, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, उनको एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देने का क्या करती है, जो समर्थन करती है। चाहे बालक विशेष हो या फिर सामान्य, उनको एक ही क्लास में बैठा करके आपको पढ़ाना है। ये जो है विशेष विद्यालय बनाने की वकालत नहीं करती। इसी कारण से आपका जो कथन एक है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो है क्या है, आपको पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप जो है बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 धन 3 धन 3 धन 4 प्रणाली। देखिए चलिए इसको यहाँ पर समझिए। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी जो 10+2 प्रणाली के स्थान पर क्या रखा गया है, 5 धन 3 धन 4 धन, यहाँ पर इसको जो है लागू किया गया है। सबसे पहला एज यहाँ पर होता है फाउंडेशनल एज, इसको जो है 5 वर्ष तक होता है। आंगनबाड़ी बाल जो वाटिका कक्षा है पहला दूसरा, ये सारी जो है पहला इसको हो जाए। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है यहाँ पर 3 वर्ष, मतलब कक्षा 3 से 5 वर्ष तक का यहाँ पर एज होता है। फिर है मिडिल एज, मिडिल एज मतलब 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का होता है। उसके बाद है सेकेंडरी एज, मतलब 9 से लेकर के 12, 4 वर्ष है। तो इसी तरीके से इसको जो यहाँ पर विभाजन किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है। तो चलिए देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति को समझ करके सुधारे दो सामयिक प्रतिपुष्टि देना है। अगला है सत्र के अंत में विद्यार्थियों को अंक ग्रेड दे करके जो है फेल पास घोषित करना।
विद्यार्थियों की आपस में तुलना करके उनका रैंक निर्धारित करना, और दिया है केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों की योग्यता तय करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को समझकर सुधार हेतु उसको जो है सामयिक प्रतिपुष्टि देना होता है। चलिए, अधिगम के लिए आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये जो है चलता है। इसका मूल उद्देश्य क्या, छात्र और शिक्षक दोनों को फीडबैक देना है और शिक्षण जो रणनीति उसमें सुधार जो है लगातार करते जाना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आंतरिक अभिप्रेरणा का सटीक उदाहरण है, आपको पूछा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। पहला यहाँ पर देखिए, राहुल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने या उपहार पाने के लिए पढ़ाई करता है। दूसरा है, कविता शिक्षक की डांट और दंड से बचने के लिए अपना समय पर गृह कार्य पूरा करती है। तीसरा है, सोहन अपनी जिज्ञासा को शांत करने और विषय की गहराई को समझने के लिए नई पुस्तक पढ़ता है। और अगला दिया है, रीना प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने के उद्देश्य से अभ्यास करती है। इनमें आपको बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सटीक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोहन जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करने और विषय की गहराई को समझने के लिए नई पुस्तकें पढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या चीज होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, जब जो बालक है न तो उसको जो है अपने माता पिता का दबाव है और न ही शिक्षक का दबाव है पढ़ाई में, वो जो है खुद से चीजों को जो है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और अपनी रुचि के आधार पर विषय को गहराई से समझने के लिए चीजों को पढ़ता जाता है, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो इसमें सोहन क्या कर रहा है, खुद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और उस चीज को समझने के लिए जो है पढ़ाई करता है। ये आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। जब कोई कार्य जो है आंतरिक संतोष, आनंद, रुचि या स्वयं की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। पुरस्कार, अंक या दंड से बचना, ये जो है क्या कहलाता है, बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है क्या होनी चाहिए। तो चलिए बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। शिक्षक को एकमात्र ज्ञानदाता तो होना चाहिए तथा बच्चों को केवल शांत श्रोता बनना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए जो बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करे। अगला है, शिक्षक को कड़े नियम और अनुशासन बना करके बच्चों को व्यवहार में यहाँ पर नियंत्रण करना चाहिए। लास्ट दिया है, शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक को उत्तर याद कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए जो बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करे। देखिए यहाँ पर जो है, जो शिक्षक है उसको प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुगमकर्ता, मार्गदर्शक होती है जो बच्चों को खोजबीन, चिंतन, अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे जो है काफी जितना इजी तरीके से सीख सके उन चीजों को उतने अच्छे तरीके से आपको सिखाने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, और ये जो है एक शिक्षक की यहाँ पर भूमिका क्लास में होनी चाहिए। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं जरूर आपको बता देना है। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और यदि आप इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं बिल्कुल उसको जो है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।